आज मैं बूंदी की नीली घाटियों के ऊपर तारों को छूता तारागढ़ किला देखने आया हूँ। 8वीं सदी इस किले की पहली नींव पड़ी। यहाँ कभी चौहानों की तलवारों की चमक थी, दुश्मनों के कदमों की धूल थी और आसमान में उड़ते बाज जो हर युद्ध के गवाह थे। तारागढ़ को स्टार फोर्ट भी कहा जाता है। कहते हैं रात में इसकी रूपरेखा इसे ऐसे चमकाती है जैसे आसमान का एक हिस्सा जमीन पर उतर आया हो। इस किले के बारे में एक बात और भी कही जाती है कि यहाँ ऐसे रास्ते और सुरंगें थीं जो राजा के महलों से लेकर दूर जंगलों तक जाती थीं। आज भी उन सुरंगों का कोई अंत नहीं मिला। कुछ कहते हैं वे बंद हैं, कुछ कहते हैं बस कहानियां हैं, पक्का कोई नहीं जानता। तो चलिए देखते हैं आज तारागढ़ फोर्ट को। खम्मा गणिसा, राजस्थान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी फिलहाल मैं हूँ बूंदी शहर में और मेरे पीछे आपको बैकग्राउंड में तारागढ़ फोर्ट नज़र आ रहा होगा। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे बूंदी शहर को और आपको दिखाएंगे तारागढ़ फोर्ट। अभी सुबह के 8 बजे हैं। हम लोग एक रेस्टोरेंट पे बैठे हैं। यहाँ हम लोग पहले नाश्ता करेंगे और उसके बाद यहाँ पे गाइड के साथ हम पहले तारागढ़ घूमेंगे और उसके बाद यहाँ के जो लोकल के साइट सीन हैं वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हाड़ा चौहान राजवंश की राजस्थली थी जहाँ पर उन्होंने राज किया। इस स्थान को बूंदी कहा जाता है और बूंदी राजस्थान के आग्नेय कोण पर है और ये फलीभूत भी होता है कि चौहान अग्निवंशी थे, तो अग्निवंशी आग्नेय कोण पर आकर के ही उनका राज्य विस्तार जो हुआ वो आग्नेय कोण पर आकर के ही उनका विस्तार हुआ। यहाँ पर आने से पहले ये बम्बाउदा के और बम्बाउदा से पहले आसेर के और आसेर से पहले ये थे हमारे अजमेर के और अजमेर से पहले ये नाडोल, नाडोल से पहले ये दिल्ली। चौहानों की 155वीं पीढ़ी ने बूंदी में शासन किया है। पहले जो यहाँ के राजा हैं वो महाराजा देव सिंह जी थे, जो बम्बाउदा के राजा थे। बहुत ही चतुर, बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली, जिनके नाम से ही दुश्मन भाग जाते थे, ऐसा उनका नाम था। उनको यहाँ पर मीणाओं की एक ट्राइब रहा करती थी जिनका सरदार हुआ करता था जेता मीणा, जिनका मुख्य रोजगार यहाँ से गुजरने वालों को लूट करके अपना जीवन यापन करना होता था। कंप्लेंट जब चित्तौड़ के महाराणा के पास में गई तो चित्तौड़ के महाराणा ने बम्बाउदा के राजा देव सिंह को कहा और उन्होंने एक प्लानबद्ध तरीके से बूंदी से मीणाओं का खात्मा किया। जब खात्मा किया तो खात्मा करने के बाद ही उनको आत्मग्लानि भी हुई, क्योंकि उन्होंने इतने सारे मीणाओं को एक साथ मार दिया। तो उन्होंने राज छोड़ करके संन्यास की ओर प्रस्थान किया। एक किदवंती भी है, उस किदवंती के अनुसार लोग कहते हैं कि बुंदा मीणा ने यहाँ पर शासन किया है, इसीलिए इस स्थान का नाम बूंदी है, जबकि ये गलत है। ये बंधु घाटी हुआ करती थी। ये पहाड़ी और ये पहाड़ी भाई के जैसे लगती है और भाई को संस्कृत में बंधु कहा जाता है, इसीलिए बंधु घाटी थी। और बंधु घाटी से ये मातृभूमि के रूप में राव देव सिंह ने अपनाई, इसीलिए इसको फीमेल नाम दिया गया बूंदी। बंधु से बूंदी बना है। ये जो हम देख रहे हैं ये सबसे प्रथम स्थान है जो महाराजा देव सिंह ने बनवाया था। बाकी इसको बनवाने के पहले महाराजा देव सिंह ने मोती महल में निर्माण कार्य करवाए, जो रानियों रहने के लिए निवास स्थान बनाया और वहीं पर इन्होंने कुलदेवी आशापुरा माता जी की स्थापना भी की। यहाँ उनकी रानियों की जो दासियाँ थी उनको रहने के लिए ये बिल्डिंग बनाई। ये महल जो हम देख रहे हैं 500 मीटर की परिधि यूँ है और 300 मीटर की परिधि यूँ है। इस महल का निर्माण 14वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी के बीच में हुआ है। अलग अलग राजाओं ने अलग अलग अपने हिसाब से निर्माण कार्य करवाए। अब एक महत्वपूर्ण बात, एक महत्वपूर्ण जानकारी कि गेट हमारा 1354 में भी ऐसा था, जो लगता है कि मुगल आर्च है, जबकि 14th में तो मुगल आए ही नहीं थे। तो ये आर्च तो हमारे पास उस समय की है, जो नागर स्टाइल का एक स्वरूप माना जाता है। पीपल के पत्ते से ली गई डिजाइन है। और इसके ऊपर भी लेप होता था। ये चूने और कंक्रीट का मिश्रण जो अभी भी भरा हुआ नजर आ रहा है, ऐसे वो लेप होते थे। और
लेप के ऊपर फिर वो चलता था। बाकी समय के साथ में और बारिश के पानी के बहाव के कारण वो लेप निकल गया। यहाँ पर रिनोवेशन पे ध्यान नहीं दिया गया, तो यहाँ बनाने के लिए इन्होंने सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है। और सुरक्षा का ध्यान अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए कि अगर इन सीढ़ियों पर कोई दुश्मन चढ़ता है तो वो एक ही व्यक्ति चढ़ सकता है, और दूसरा वो उसका राइट हैंड इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हाँ, राइट हैंड अंदर रह जाएगा। जबकि जो प्रोटेक्शन में उतरेगा वो राइट हैंड से दुश्मन को काटते हुए नीचे उतरेगा। तो सुरक्षा का भी पूरा ध्यान दिया है। यह है हाथीपोल दरवाज़ा, जो दो हाथियों के कॉम्बिनेशन से एक तोरण द्वार बना है, इसीलिए इसको हाथीपोल दरवाज़ा कहा जाता है। इनमें दोनों हाथी एक ही पत्थर से निर्मित हैं। यही सबसे बड़ी शिल्प कला है बूंदी की, कि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को ला कर के डिज़ाइन किया गया है। यहाँ हाथी पराक्रम और शौर्य के प्रतीक हैं, साथ में स्टेबिलिटी के भी प्रतीक हैं। मोर खुशहाली और उन्नति के प्रतीक हैं। यहाँ पर 8 कोण दिए हुए हैं, ये 8 पहर को दर्शाते हैं, और ये 10 कोण दिए हुए हैं जो 10 दिशाओं को दर्शाते हैं। लकड़ियां काट करके लकड़ारे लाते, मगर उनकी डिजाइन करने का कार्य काश्तकार किया करते थे। लकड़ी सागवान या कनीर की लकड़ी होती थी, और तभी तो ये अभी तक भी मजबूत है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें दीमक नहीं लगती। इसमें लोहे का इस्तेमाल किया गया है ताकि अगर अटैक हो जाए तो वो हाथी आकर के दरवाजे को आसानी से नहीं तोड़ सके, इसीलिए इसमें स्पाइक लगाया है। वो घुड़साल है जहाँ पर 9 घोड़े खड़े होते थे, इसीलिए इसका नाम है नौठा। यहाँ पर आम पब्लिक आती थी और राजा से न्याय की गुहार लगाती थी। राजा साहब वहाँ बैठते थे। सीट का डायरेक्शन उस ओर था कि मंत्रियों से वो डिस्कस करते थे और बाद में खड़े होकर के फैसला दिया करते थे। वो विशेष ही परिस्थिति होती थी कि जब राजा को न्याय करना पड़े। वो न्याय के लिए एक न्याय पद्धति थी जिसमें निचली अदालत हुआ करती थी, फिर ऊपरी अदालत होती थी, फिर मंत्री की अदालत, ये सामने वाली मंत्री की अदालत होती थी, जो अभी जिला अभिलेखागार के रूप में है। यहाँ से जब केस महाराजा साहब के पास में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रूप में उस टाइम पर विराजमान थे या आसीन थे, वो जब भी फैसला देते थे तो खड़े होकर के ही फैसला देते थे। इसीलिए क्योंकि सिंहासन का डायरेक्शन उस ओर है। यहाँ पर 9 घोड़े खड़े होते थे, दीवार से उनका सिंहासन बाहर की ओर निकला हुआ है, तो वो ऐसा महसूस करते थे कि सूर्य देव तो 7 घोड़ों के रथ पर हैं, मैं तो 9 घोड़ों के रथ पर सवार हूँ। ये इस महल का या इस पूरे एरिए का ईशान कोण है, और ईशान कोण पर ये जो स्थान बना हुआ है, यहाँ पर दिया जलाया जाता था। दिया 24/7 जलाया जाता था, क्योंकि अंधेरा एक तो अंधकार को दूर करता था, दूसरा ये घर में बने हुए वास्तु दोष, अगर किसी भी प्रकार से कोई वास्तु दोष आ गया तो ईशान कोण पर 24/7 अगर दिया जलाया जाए तो वो वास्तु दोष दूर हो जाता है, साथ में पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिव एनर्जी बाहर भाग जाती है। थे जबकि हाइट हमारी उस टाइम पर 8 से 12 फीट के बीच में होती थी। दरवाजे छोटे करने के पीछे जो मेन रीज़न था वो ये था कि अगर दुश्मन अटैक हो जाए और राजा यहाँ पर नहीं है या सामंत यहाँ पर नहीं है, और उस टाइम पर अगर दुश्मन अटैक हो गया तो यहाँ पर खड़े हुए 2 द्वारपाल भी उन दुश्मनों को इजीली रोक सके। इसीलिए गेट छोटे करवाए जाते थे, न कि इसलिए कि राजा को सम्मान देने के लिए। राजा तो जहाँ जाएगा उसको सम्मान वैसे ही मिलना है। ये उस ज़माने का पार्लियामेंट है जहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ में बैठता था, और मंत्रियों के ये विभिन्न प्रकार के ऑफिस होते थे, जैसे फूड मिनिस्टर का, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का। 9 मंत्री थे और 9 मंत्रियों के ये 9 कार्यालय हुआ करते थे, और ये 2 दरवाजे गुप्त रूप से बनाए गए हैं, जिनको ना बिल्कुल सेम डायरेक्शन दिया हुआ है, सेम डिज़ाइन दी हुई है, ताकि अगर दुश्मन यहाँ तक भी पहुँच जाए तो उनको पता नहीं चले कि कौन से तो कार्यालय हैं और कौन से रास्ते हैं। ये दोनों रास्ते हैं, एक ऊपर जाता है और एक नीचे जाता है। सिंहासन है जिस पर महाराजा साहब बैठते थे। मंत्रीगण यूं गोलाई में बैठते थे।
उन्हीं से डिस्कस होती थी राजा की। राजा ऑफिशियल रूप से जनता से यहाँ पर नहीं मिलता था। अगर कोई विशेष केस होता था तो दरबार डिस्कस करने के बाद में खड़े होकर के पीछे निर्णय दिया कर। यहाँ सिंहासन के साथ में हंस की प्रतिमा दी हुई है। हंस न्याय का प्रतीक होता है और वो सिंहासन के साथ में इसीलिए है कि न्याय यहाँ का पारदर्शी था। महाराजा रतन सिंह जी के बाद में 18th सेंचुरी में महाराजा विष्णु सिंह जी बूंदी के राजा बने और जब वो राजा बने तो उनकी आस्था भगवान रंगनाथ जी में थी और उन्होंने रंगनाथ जी की एक प्रतिमा लेकर के आया वृंदावन से। वो प्रतिमा तो रंगमहल में स्थापित करवाई और यहाँ पर एक पेंटिंग बनवा करके उसको स्थापित करवाया और ये कहा कि आज से बूंदी के राजा आप हैं, मैं तो सिर्फ आपका सेवक हूँ। इसीलिए बूंदी को वृंदावती भी कहा जाता है क्योंकि बूंदी के शासक भगवान रंगनाथ जी थे। ये एक इनले टेक्निक है जो बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। इन शिलालेखों को लिखने का लगभग 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा ऐसा किसी व्यक्ति ने बताया था जो इन्हीं इनले टेक्निक्स पर काम करते हैं। यहाँ पर ऊपर संस्कृत में लिखा हुआ है, नीचे प्राकृत में लिखा हुआ है और लिखा हुआ क्या है ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ थोड़ा सा। श्री चौहान वंश में राव सुरजन हुआ, जाने आपके पराक्रम से काशी में राज्य कियो और उठे राजमंदिर बनवायो। मतलब बूंदी के 11वें नंबर के राजा सुरजन सिंह हाड़ा थे जिन्होंने काशी में राज्य किया और उधर वहाँ पर एक राज मंदिर भी बनवाया। फिर उनके राजा भोज हुए जिन्होंने बादल महल बनवाया और उन्हीं के राव रतन हुए जो महापराक्रमी थे। त्याने संवत 1649 का साल में पंच स्थान बनवाया। त्या का नाम रतन दौलत, रतन निवास, रतन मंदिर, रतन महल, रतन गुम्बद। थ्यामुसु इस स्थान को नाम रतन दौलत धर्यो। तो महापराक्रमी राजा महाराजा रतन सिंह जी 1607 से लेकर के 1631 उनका पीरियड था। उस बीच में उन्होंने 5 स्थान बनवाए जो रतन दौलत, रतन निवास, रतन मंदिर, रतन महल, रतन गुम्बद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसको हाथी साल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कई सारे हाथी हैं। लगभग गिनती में 64 हाथी है जो 64 योगिनियों के प्रतीक हैं। दरबार यहाँ पर बैठते थे अपने मंत्रियों के साथ और विचार विमर्श किया करते थे। ये उनका एक रिलैक्सिंग रूम भी है, साथ में ये एक टनल भी है जो ऊपर कहीं जाता है। ये पानी की व्यवस्था के लिए टैंक बनाया हुआ है। यहाँ पर पेपर वर्क होता था और यहाँ टॉयलेट बना हुआ है। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर टॉयलेट बना हुआ है और यहाँ पर ये अंडरग्राउंड टनल है जो उस टाइम पर भी बंदी होती थी। इसमें से सिर्फ गुप्तचरी आते थे या राजा भेष बदल करके नीचे जाते थे। अच्छा, इसमें कोर्ट में हमने सुना कि बहुत सारी ऐसी वो थी सुरंगें। सुरंगें तो कई सारी हैं। ये पूरा पहाड़ी खोखला है। इसमें कई रास्ते हैं जो गुप्त रूप से आज भी पता नहीं है लोगों को। एक चालू है जिससे हम अभी बाहर निकलेंगे। ये पुल भी है और फाउंटेन भी है। इसका निर्माण महाराजा भाऊ सिंह जी ने करवाया था। महाराजा भाऊ सिंह जी बूंदी के 15वें नंबर के महाराजा थे जिनका समय शासनकाल 1658 से लेकर के 1682 था। ये इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे कि प्रत्येक प्रजाजन सर्वप्रथम उठ करके इन्हीं का नाम जपती थी। ये इंटेलिजेंट होने के साथ साथ में ये पब्लिक की समस्याओं के ऊपर भी काम करते थे। इन्होंने महिलाओं की समस्याओं को देखा कि वो नीचे से पानी भर भर करके लाती थी, तो इन्होंने अपना दिमाग लगा करके ऊपर 5 वाटर टैंक बने हुए हैं किले के साथ में, तो वहाँ से ग्रेविटी के माध्यम से पानी को यहाँ पर उतारा। तब जा कर के महिलाओं को इस समस्या से निजात मिली कि वो पानी भर भर करके लाने की जो समस्या थी वो दूर हो गई। यही रंगमंच था। यहाँ पर संध्या काल में राजा रानी बैठ जाते थे और बाद में यहाँ पर नृत्यांगनाएं नृत्य दिखाती थी। वहाँ पर म्यूजिशियन बैठ जाते थे। तो ये पूरा रंगमंच से, और वहाँ कुछ रानियाँ वहाँ से देखती थी, कुछ रानियाँ इधर से देखती थी, कुछ रानियाँ ऊपर के झरोकों से और कुछ रानियाँ इन होल से यहाँ से देखा करती थी, कुछ उस झरोके से देखती थी यहाँ पर जो नृत्य होता था। उस जमाने के व्हाट्सएप मैसेंजर पोस्ट ऑफिस के लिए ये बॉक्सेस बने हुए हैं जहाँ पर ट्रेंड करके कबूतरों को रखा जाता था और वही कबूतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाने का कार्य किया करता। ये छत्तर महल है जो महारानी श्याम कंवर के लिए महाराजा शत्रुशल्य ने बनवाया था, जिसमें वही व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ है जो ताजमहल में हो रहा है और समय भी बिल्कुल ताजमहल के साथ में ही है। ताजमहल के साथ में ही इसको बनवाया गया था। इसमें मोज़ेक है जो बेल्जियम से मंगवाया है और पेंटिंग में यहाँ पर कई प्रकार की ब्रशेस का इस्तेमाल होता था जिनमें गिलहरी के बालों से, नेवले के बालों से और ऊँट के बालों से पेंटिंग बनाई जाती थी।
कलर जो होते थे वो नेचुरल कलर होते थे, फूल पत्ती पौधे और डस्ट बानी, इनसे कलर लिए जाते थे। पानी की जो हरी हरी लील जम जाती है उससे हरा कलर लिया जाता था, उसमें पेड़ों से गोंद लिया जाता था। तो कई प्रकार गुड़ मिलाते थे कलर में। तो इस प्रकार से वो सम्मिश्रण करके ये एक पेंटिंग बनाते थे। पेंटिंग में अलग अलग कहानियाँ आई, जैसे यहाँ पर भगवान राम और माता सीता जी बैठे हुए हैं। भगवान राम में जो कलर है ये लेपिस लजुली है, जो अरब कंट्री से मंगवाया गया था। यहाँ पर भगवान हनुमान जी बैठे हुए हैं, जो भगवान राम के पैरों की मालिश कर रहे हैं। भगवान राम एक आदेश दे रहे हैं लक्ष्मण को, और लक्ष्मण जी उस आदेश को स्वीकार कर रहे हैं। कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, थोड़ी सी धूमिल हो चुकी है। वो हाथी जो युद्ध में मारे जाते थे, उनके दांतों को निकाला जाता था, और उनके दांतों को निकाल करके या तो ज्वेलरी बनाई जाती थी, या हथियारों के हत्थे लगवाए जाते थे, या फिर दरवाजों की सुरक्षा के लिए उन हाथी दांतों का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे ये सुंदर भी लगे और मजबूती भी आए। ये महारानी साहब का वो रूम है जिसमें फ्रेस्को पेंटिंग है। फ्रेस्को पेंटिंग को बनाने के लिए 6 लेयर काम करती थी, और यहीं पर सोने का पलंग होता था और लैंप लगे होते थे, और वो लैंप से रिफ्लेक्ट करके जब लाइट आती थी तो वही लाइट पूरे कमरे को जगमग कर दिया करती थी। कहीं सारी कहानियों पर यहाँ पर पेंटिंग बनाई गई है। ये जो गोल्ड कलर का दिखा है गोल्ड ही है? ये रियल गोल्ड है, और ये रियल सिल्वर है जो अंदर की साइड में नज़र आ रही है। ये 5वीं लेयर है, वो 6ठी लेयर है। तो 6 लेयर, जैसा कि मैंने बताया कि 6 लेयर में काम होता था, और उन्हीं 6 लेयर में ये बनाई गई है। वो जो फ्लैग के साथ में आप देख रहे हैं वही बूंदी का तारागढ़ फोर्ट है, जिसका नाम तारागढ़ इसलिए रखा गया क्योंकि इन्हीं के पूर्वजों ने अजमेर के अंदर तारागढ़ फोर्ट बनाया था। दूसरा इसका रीज़न ये है कि आसमान से जब हम देखते हैं तो ये पूरा फोर्ट स्टार नुमा बना हुआ है, इसलिए भी इसको नाम दिया गया तारागढ़ फोर्ट। तारे की संरचना के रूप में इसको बनाया गया। इसको पहाड़ी की चोटी पर बनाने के पीछे जो मेन रीज़न था कि उस टाइम पर किले को जिसने जीत लिया उसने किंगडम को जीत लिया, उसने राज्य को जीत लिया। और उस टाइम पर जब राजा भर सिंह जी छोटे थे और गुजरात और मांडू के सुल्तान जब बूंदी पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो बूंदी की जनता और बूंदी के राज्य को बचाने के लिए राजा भर सिंह जी ने वहाँ पर पहाड़ की चोटी पर, जो उस टाइम पर सबसे बड़ी चोटी हुआ करती थी, उस पर किला बनाया। वहीं पर कहीं सारी तोपें रखी हुई थी, उन तोपों से दुश्मन का अभिमान को तोड़ने का काम किया जाता था। अभी तारागढ़ पर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर फीमेल टाइगर्स की एक्टिविटी है, तो अभी ये कुछ समय से बंद है, और इन फ्यूचर ये ओपन हो ही जाएगा क्योंकि वो तो रेस्क्यू कर ली जाएगी। बाकी अभी वो शायद प्रेग्नेंट है, इसलिए उसको छोड़ा हुआ है। ये सामने जो हम देख रहे हैं यही मोती महल है, और इसको नाम दिया गया मोती क्योंकि ये पूरा पहाड़ एक हार के जैसा लगता है, और हार में जैसे पर्ल बीच में पेंडेंट के रूप में होता है, वैसे ही ये इस हार नुमा पहाड़ों के बीच में एक पर्ल के समान महल खड़ा हुआ है, इसीलिए इसको मोती महल कहा गया। ये फूल महल है जो महारानी फूल लता कंवर के लिए राजा भोज ने बनवाया था, जिनका शासनकाल 1585 से लेकर के 1607 के बीच में था। बूंदी के 12वें नंबर के महाराजा थे, जिन्होंने अपनी रानी के लिए एक सुंदर सा ये महल बनाया, जिसको पाकर के भी रानी प्रसन्न नहीं हुई, तो उनके लिए फिर अलग से एक और महल बनाना पड़ा, जो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम है फूल सागर पैलेस। यहाँ पर उसकी के नाम को दर्शाते हुए पिलर के ऊपर ये खिलता हुआ फूल जैसी आर्च दिखाई गई है। यहाँ पर जो पेंटिंगें बनी है, ये पेंटिंग में इन्होंने शेड का इस्तेमाल किया, मतलब छाया का इस्तेमाल किया, जिससे ये
प्लेन दीवार पर भी उभरी हुई सी प्रतीत होती है। 3D पेंटिंग आ गया है इसमें, 3D टच आ गया। और कुल देवी आशापुरा माता जी के दर्शन करने के लिए वो रानी दिल्ली नहीं जा पाती थी, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कुल देवी आशापुरा माता जी की स्थापना करके यहीं पर पूजा अर्चना पूजा पाठ स्टार्ट। यहाँ मोज़ेक का काम भी है और साथ में कुछ रत्न भी जड़े हुए हैं, जिसमें ये नीलम है, ये पन्ना है। सर ये बादल महल है और ये बादल महल को नाम बादल का इस वजह से दिया गया है क्योंकि ये उस टाइम पर हाइट पर था और पानी से भरे हुए बादल यहीं से गुजरते थे, इसीलिए इसका नाम बादल महल दिया गया। और यहाँ पर पेंटिंग बूंदी की सर्वप्रथम भित्ति चित्र जो स्टार्ट हुए थे वो इसी पैलेस से हुए थे। इसमें ही सबसे पहले भित्ति चित्र बनाए गए थे और ये बनाने वाले राजा भोज जब चुनार में थे तो वहाँ से मीर कासिम सहित उनके मुग़ल आर्टिस्टों को लेकर के यहाँ पर आए और जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर मंगोलियन कैदी थे बूंदी के, जो यहाँ से गुजर करके जा रहे थे, तो उनको कैद में डाल दिया था जासूस समझ करके। तो जैसे ही राजा भोज के सामने उनको पेश किया गया तो पेंटर्स ने ये कहा कि अंदाता हुक्म, हम तो रोजी रोटी की तलाश में हैं, हम यहाँ पर कोई जासूसी करने नहीं आए हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम रोजी रोटी की तलाश में हो, करते क्या हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो पेंटिंगें बनाते हैं, दीवारों पर चित्रकारियाँ करते हैं। तो इन्होंने कहा कि तुम मेरे महल में चित्रकारियाँ करके दिखाओ। तो फिर उन्होंने यहाँ पर चित्रकारी की और उस चित्रकारी का नमूना ये है कि प्रत्येक फेस चाइनीज़ नज़र आएगा। ये चाइनीज है। सब पूरा चाइनीज़ है। ड्रैगन, ये देखो हमारे यहाँ ड्रैगन, उधर हाँ ड्रैगन जो है, ये ड्रैगन चाइना में ही पाया जाता है। ये चाइनीज़ एम्परर है, चाइना का राजा। इधर भी चाइना और ये भी चाइना और ये भी चाइना। यहाँ पर भगवान विष्णु का विवाह भी है, भगवान विष्णु का रथ भी निकल रहा है और उस रथ को चलाने वाले गणेश जी भी दिखाए गए हैं, क्योंकि रथ रुक गया था यहाँ पर, गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। तो गणेश जी को आह्वान किया भगवान विष्णु ने, और जैसे ही आह्वान किया तो ये गणेश जी ने आकर के रथ खींचा। ये गरुड़ आगे चल रहा है और इनके फिंगर में ये पुष्प है जिसको ये सूंघ रहे हैं, और ये शेष सैया पर बैठे हुए हैं, शेषनाग की सैया पर, रथ में भी। देखिए जो झरोके बनाए जाते थे, झरोके में जो जालियां बनाई जाती थी, ये भगवान शिव का जो डमरू होता है उसी आकार में बनाई जाती थी। इस साइड पर भी चौड़ा, यहाँ पर भी चौड़ा, बीच में ये डिप्रेस, ताकि जब हवा एंटर करे तो वो दब करके जब अंदर प्रवेश करे तो वो ठंडक दे। पत्थर को पत्थर से जोड़ने के लिए मेटल के स्टेपल होते थे। अब हम आ गए हैं फीमेल के वो एरिया में जहाँ वो दिन का इस्तेमाल वो नाना प्रकार की गतिविधियों में करती थी। ये छत उस टाइम पर नहीं थी जिस टाइम पर ये झूला बनाया गया था। 1458 से लेकर के 1482 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। ये जो झूला आप देख रहे हैं ये 600 साल पुराना है, जो महाराजा सुबांडदेव ने रानियों और राजकुमारियों के लिए बनवाया था, ताकि वो अपना टाइम स्पेंड कर सके, झूला झूल सके। सावन की तीज को मनाने के लिए झूले का विशेष महत्व माना गया है। उस दिन राजा जहाँ कहीं भी हो वो लौट करके अपनी रानी के पास आता था और उनके साथ में झूला झूलता था। ये एक नियम था कि राजा कहीं किसी भी युद्ध में हो, उसको सावन की तीज में यहाँ आना ही है। ये जो मंडप है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ महिलाओं के द्वारा होती थी, जिसमें वो चौपड़ पासे भी खेलती थी, जिसमें वो हुक्के भी पीती थी, जिसमें वो मदिरा पान भी करती थी, जिसमें वो फूलों से भी खेलती थी। जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती थी वो यहीं पर संपन्न होती थी, और ये लगभग 450 साल पुराना। सर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये एक टनल है, जिसको पहले पत्थर वाला जो दरवाज़ा था उससे पैक होती थी, ताकि दुश्मन को ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाती थी कि ये भी एक रास्ता है। और इसकी सुरक्षा के लिए अंदर भी गार्ड्स होते थे, ताकि अगर
किसी घर के बेदी लंका ढहाने वाला स्थिति भी आ जाए तो सुरक्षा गार्ड यहाँ पर मौजूद होते थे कि अगर दरवाज़ा टूट गया तो वो यहीं पर दुश्मन को रोक देगा। अगर ये मर जाता है तो फिर इसकी सुरक्षा के लिए ये वाला दरवाज़ा आता है और इस दरवाजे पर भी एक सैनिक खड़ा होता है जो यहाँ पर रोक देता है। फिर यहाँ वाला भी अगर मर जाता है तो यहाँ वाला सोल्जर उसको रोकने का प्रयास करेगा। फिर इसके बाद में एक हैवी बटालियन यहाँ पर होती थी और उस बटालियन और इधर के सोल्जर्स के बीच में कम्युनिकेशन का गैप यहाँ से होता था। यहीं से वो चाय पानी नाश्ता दिया करते थे और बाकी ये हमेशा बंद रहता था। वो 24/7 यहीं पर होते थे। ड्यूटी जहाँ तक चेंज नहीं होती थी। यहाँ पर ये हैवी बटालियन होती थी क्योंकि यहाँ पर वो कमांडर ही चाहिए होते थे बिल्कुल सुरक्षा के रूप में सजग, क्योंकि ये फूल महल बादल महल को रास्ता जाता है, ये पूरा फीमेल एक्टिविटीज़ को जाता है और ये ही वो 11वां या 10वां नंबर का गेट है जो डायरेक्ट सिंहासन को जाता है। जब भी राजा को कहीं जाना होता था सवारी पर तो हाथी आकर के प्लेटफॉर्म के उस साइड पर खड़ा हो जाता था। दरबार यहाँ से ऊपर सीढ़ियों के चढ़ कर के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के और यहाँ आकर के हाथी पर बैठ जाते थे। हाथी यहाँ पर खड़ा होता था और ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये 9 दरवाजे हैं जहाँ पर 9 घोड़े खड़े होते थे, जबकि यहाँ पर 8 ही नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये 8वां जो 90 नंबर का दरवाज़ा है वो इस प्लेटफॉर्म के वजह से अंडर कवर हो गया है। ये जो बने हुए हैं यहाँ पर चारा रखा जाता था और यहाँ पर पानी रखा जाता था घोड़ों के लिए, जो स्पेशल प्रकार के घोड़े हीरानी अरबी घोड़े जो यहाँ पर लाए गए थे उनके लिए, और उनका एक पैर उससे भी बांध दिया जाता था ताकि अगर वो घोड़े काबू में नहीं होते थे तो उनको काबू में करने के लिए घोड़े का एक पैर पीछे वाला उसको वहाँ पर चेन अप किया जाता था। और फिर भी घोड़ा जब लात मारता था तो उस लात और की वजह से वो चेन ढीली और टाइट होती थी, जिसकी वजह से ये रगड़ के निशान आ गए। और घोड़ा जब युद्ध में जाता था और वो घायल अगर हो जाता था तो उसके लिए ये लेप तैयार करने के लिए, औषधियों से लेप तैयार करने के लिए एक ओखली बनाई हुई है हर जगह। इस घोड़े का लेप तैयार यहीं पर होगा, उस घोड़े का लेप तैयार वहीं पर होगा। हाँ, सबके अलग अलग। बूंदी की वॉल पेंटिंग 18th सेंचुरी की। तो अभी हम जा रहे हैं चित्रशाला देखने के लिए। अगर आप यहाँ की चित्रशाला देखना चाहते हैं तो उसका कोई भी टिकट नहीं है, आप यहाँ पे आ सकते हैं विदाउट टिकट और यहाँ की चित्रशाला को देख सकते हैं। ये 4 बाग गार्डन, मतलब एक ही गार्डन को डिवाइड किया गया 4 फॉर्म में, इसीलिए इसको 4 बाग गार्डन कहते हैं। तकनीक हमारी थी जिसको मुगलों ने अडॉप्ट कर लिया था और बाद में इसका उपयोग हमने भी किया। यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर भी बना हुआ है और ये वो स्थान है जिसको उम्मेद महल के नाम से भी जाना जाता है और जिसको रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। ये बनवाया गया था महाराजा उम्मेद सिंह जी ने, जो जीवन की एक साइकिल को दर्शाता है, जिसमें रंग बने हुए हैं, पूरे चित्र बने हुए हैं, जहाँ लाइफ की शुरुआत से लेकर के लाइफ के एंड को दिखाया गया है। यह उम्मेद महल है जो महाराजा उम्मेद सिंह जी ने बूंदी की आर्ट और कला को प्रमोट करने के लिए इसका निर्माण करवाया, जो जीवन की एक गति को दर्शाती है, जीवन की एक साइकिल को दर्शाती है। जीवन यहाँ से स्टार्ट होता है और वहाँ पर पहुँचते पहुँचते वो ख़त्म हो जाता है। जीवन में विभिन्न रंगों को दिखाया है कृष्ण कहानियों के माध्यम से, रसिक प्रिया के माध्यम से, बारामासी के माध्यम से। जो उस समय के विशेष ग्रंथ हुआ करते थे, उन ग्रंथों के आधार पर यहाँ पर पेंटिंग की गई है। यहाँ शुरुआत में 4 भुजानाथ हैं और ऊपर जगन्नाथ है। तो ये दोनों, जैसे आज के दौर में आपके पास में कैमरा है, आप जहाँ पर भी यात्रा कर रहे हो आपके पास में कैमरा है और उस चीज़ को कैप्चर कर रहे हैं,
उस टाइम पर जो भी व्यक्ति यात्रा पर जाता था उसके पास में कोई कैमरा नहीं होता था, वो सिर्फ अपनी मेमोरी में फिक्स करके लाता था वहाँ की यादें और आकर के अपने पेंटर्स से वो पेंटिंग बनवाता था। तो वही पेंटिंग जगन्नाथपुरी जब ये गए थे बूंदी के महाराजा साहब, तो वहाँ से आकर के जब इन्होंने विवरण दिया तो उस विवरण के आधार पर यहाँ के पत्रकार ने वो पेंटिंग बनाई, जबकि वो कभी वहाँ गया ही नहीं जिसने पेंटिंग बनाई। ये ओरछा का एक मंदिर है अन्नपूर्णा देवी का, जिसमें भगवान शिव माता अन्नपूर्णा से अन्न ग्रहण करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बदले में उनको एक फूलों की माला पहना रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि दोनों जानवरों का मुखौटा एक ही है, कि अगर एक को हाथी को ढकते हैं तो बैल नज़र आता है और बैल को ढकते हैं तो हाथी नज़र आता है, दोनों का चेहरा एक ही है। बिल्कुल गहराई से देखने तब वो चीज़ दिखाई। हाँ, ये भगवान का वो नृत्य है जिसको गीत गोविंद में रासलीला का नाम दिया गया। रासलीला में भगवान कृष्ण ने हमेशा गोपियों के साथ में रास रचाया है, मगर यहाँ पर रास रचाने वाली जो महिलाएं नज़र आ रही है वो गिनती में 8 है। अच्छा। जबकि कृष्ण भगवान की पत्नियां भी तो 8 ही थी। तो ये एक विशेष इसको हम कह सकते हैं कि भगवान का जो ये रास मंडल दिखाया है वो अपनी 8 पत्नियों के साथ में दिखाया है। जिस भी पेंटर ने दिखाया उसने अपनी भगवान की 8 पत्नियों को यहाँ पर दिखाया। तो यहाँ पर 8 पत्नियों के साथ में भगवान ने अपने आप को डिवाइड करके ये संदेश दिया है कि तू भी मतलब मैं तो सबके साथ में हूँ। अच्छा। यहाँ पर अभिमान को तोड़ती हुई एक कहानी है जो गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए भगवान कृष्ण को दिखाया गया है। वो इंद्र का अभिमान, जो इंद्र अहंकारी इंद्र जो ऊपर से बारिश कर रहा है, उसके अहंकार को तोड़ने के बाद में वही इंद्र नतमस्तक होकर के उनके चरणों में आकर के बैठ जाता है। और भगवान ने सिर्फ इंद्र का अहंकार ही नहीं तोड़ा, यहाँ पर भी भगवान ने एक अंगूठे 3 उंगलियों का अभिमान भी तोड़ा। भगवान ने जब गोवर्धन को उठाने की बात अंगूठे से कही तो अंगूठे ने कहा कि हाँ प्रभु आप मुझ पर उठाइए, मैं ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और नर तो मैं ही हूँ इस पूरी हथेली में, आप मुझ पर उठाइए। भगवान को इसमें अहंकार नजर आया। भगवान ने फिर इससे कहा तो इसने कहा कि मुझे देख करके सभी चुप हो जाते हैं, आप मुझ पर उठाइए। फिर भगवान ने इससे कहा तो इसने कहा कि उंगलियों में सबसे लंबी तो मैं ही हूँ, तो शक्तिशाली भी हूँ, आप मुझ पर उठाइए, तो इसको भी अहंकार आया। फिर इससे कहा तो इसने कहा कि सारे सत्कर्म तो मेरे द्वारा ही संपन्न होते हैं प्रभु, तो आप मुझ पर ही उठाइए, क्योंकि सत्कर्म जिससे होते हैं वो तो शक्तिशाली वैसे भी है। जब वो भगवान के मस्तक को टच कर रही है वो तो शक्तिशाली होगी। तो भगवान ने इसमें भी अहंकार पाया। फिर इसका नंबर आया तो इसने ये रोने लग गई कि हे प्रभु मेरे पास तो ऐसा कोई गुण ही नहीं जिसका मैं बखान कर सकूं। तो इस पर भगवान ने कहा कि तू विनम्र है, इसीलिए तू सम्मान के योग्य है। और इसको सम्मान देने के लिए भगवान कृष्ण ने इसी अनामिका पर ये गोवर्धन उठाया, जिससे इस 3 उंगलियों और अंगूठों का तो अभिमान टूटा ही, साथ में उस अहंकारी इंद्र का अहंकार भी टूटा। तो वो चरणों में आकर के बैठ गया। फोर्ट को देखने के बाद अब हम जा रहे हैं बूंदी की और जगहों को देखने के लिए। बूंदी में और भी कई सारे ऐतिहासिक स्थल हैं जिनको देखने के लिए आप जा सकते हैं, तो मैं भी उन्हीं स्थलों को कवर कर रहा हूँ। ये 84 खंभों की छतरी कहलाती है बूंदी की, और ये देवपुरा में स्थित है। देवपुरा और ये 84 खंभों की छतरी का एक रिलेशन है महाराजा अनिरुद्ध सिंह जी से। महाराजा अनिरुद्ध सिंह जी बूंदी के 15वें नंबर के राजा भाऊ सिंह जी और 16 नंबर के महाराजा थे अनिरुद्ध सिंह जी। तो 16वें नंबर के राजा के शासनकाल में उनकी एक दायमा हुआ करती थी, जस्सी बाई जिनका नाम था। वो जब पंच तत्वों में विलीन हुई तो उनको अग्नि यहीं पर दी गई थी, और इसीलिए उनकी याद में, क्योंकि महाराजा साहब का प्रेम था विशेष, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर
उनकी याद में इस छतरी का निर्माण करवाया, जिसमें 84 पिलर्स हैं। टोटल 84 खंभे हैं जो 1-1 लाख योनियों को दर्शाते हैं। एक पिलर 1 लाख योनियों को दर्शा रहा है। 84 लाख मतलब 84 पिलर 84 लाख योनियों को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब हमारा जो जीवन साइकिल है वो 84 लाख योनियों में घूमता हुआ वापस शिव तत्व में विलीन हो जाता है। उस बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये नागर स्टाइल में बना हुआ है और नागर स्टाइल में जिस प्रकार पाद अधिष्ठान होता था तो ये पाद अधिष्ठान है और इसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है जगती पीठ वो 15 फीट ऊपर में बनाया गया और इन टोटल जो छतरी की जहाँ पर शुरुआत होती है वो 18 फीट पर है। यहाँ 84 पिलर है, साथ में भगवान शिव का मंदिर है, एक मान स्तंभ भी बनाया गया है यहाँ पर। और इस छतरी से जब हम देखते हैं तो कई सारी कार्विंग भी है जिसमें जैन आर्किटेक्चर भी नज़र आता है, वही जैन आर्किटेक्चर सरपेच कार्विंग वाला। ये वो शिवलिंग है। इसी धरती पर यहीं पर उनको दाह संस्कार किया गया था, उनको पंच तत्वों में विलीन किया गया था और इसी धरती पर फिर ये छतरी बना करके महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने उनकी याद को उजागर किया, जो वर्षों वर्षों तक चलती रहेगी। यहाँ पर अगर हम शिवलिंग की बात करते हैं तो शिवलिंग एक शिवलिंग न हो करके जीवन की क्रिया को दर्शाता है। जीवन की क्रिया को कैसे दर्शा रहा है कि ये गोल जो बना हुआ है ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के अंदर ये सुप्रीम सोल या एक पुण्य आत्मा या इनको कह सकते हैं कि एक सभी आत्माओं का पिता स्वरूप ये ज्योतिर्लिंग है और इसी में से हमारी आत्माएं एक रास्ते से आती है और दूसरे से वापस इसी में मिल जाती है। 84 लाख योनियाँ घूम करके वापस इसी में जा करके मिलना है। शिव से ही स्टार्ट हुआ हमारा जीवन चक्र और शिव में ही वापस जाना है। और इसकी एक महत्वपूर्ण कहानी ये है कि रुडयार्ड किपलिंग जब बूंदी आया था 20th सेंचुरी में, जिसने जंगल बुक लिखा था, वो यहीं पर आकर के वो यहाँ रुक कर के महल में जब गया तो महल की भीतों को देखा, बड़े बड़े स्टोन को देखा कि वहाँ पर कैसे लाए होंगे, कैसे रखा होगा, कैसे इसका निर्माण किया होगा। उन्हीं भावनाओं को उसने किम जो उसने एक पुस्तक लिखी उसके अंदर 3 पेज बूंदी के बारे में लिखे और उसका संक्षिप्त में अगर मैं कहूँ तो वो सिर्फ इतना सा कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह महल मानव द्वारा निर्मित है। ये भूत प्रेतों ने बनाया है। ये जरूर भूत प्रेतों ने या देवताओं ने स्वप्न में निर्माण किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। और वो जब यहाँ पर रुका हुआ था तो उस टाइम पर ये जंगल ही हुआ करता था। यहाँ से जंगली जानवरों की आवाज़ें आती थी रात को और उन्हीं आवाज़ों को सुन कर के उसने एक कल्पना की और उसी कल्पना को उसने लिपिबद्ध किया प्रस्तावना के रूप में। नाम था जंगल बुक। जंगल बुक की प्रस्तावना यहीं पर लिखी गई थी और लिखने वाले थे रुडयार्ड किपलिंग। ये एक शार बाग है जहाँ पर राजाओं की जो पार्थिव शरीर होता था उसको पंच तत्वों में विलीन किया जाता था और बाद में विलीन करने के तत्पश्चात यहाँ पर उनके नाम की और उनके शासन पीरियड की को रिप्रेजेंट करती हुई ये छतरियाँ बना दी गई, जिसमें प्रत्येक छतरी के नीचे राजा का नाम, वो किस वर्ष से कितने वर्ष तक वो जिया, मतलब वो किस सन में एक्सपायर हुआ, वो लिखा हुआ है, विक्रम संवत। यहाँ जो छतरियाँ दी हुई है इनमें महाराजा दूधाजी कुमार दूधाजी की छतरी से लेकर के महाराजा विष्णु सिंह जी की छतरी तक स्थित है। कितनी छतरियां हैं यहाँ पे टोटल? यहाँ पर टोटल 66 छतरियाँ हैं। 66 राजघराने का ये शमशान घाट है। ये छतरी है महाराजा शत्रुशल्य की, जो
शांत हुए थे विक्रम संवत 1715 में ज्येष्ठ शुक्ल 9 शुक्रवार के दिन। इनकी 16 पत्नियां और 36 इनकी रहवास इनके साथ में जली थी, सती हुई थी। ये वो महाराजा है जिन्होंने बूंदी पैलेस के अंदर 76 महल का निर्माण करवाया था, और यही वो राजा हैं जिन्होंने मेवाड़ के जो बारठ थे उनको एक बारठ के नाराज होने पर इन्होंने जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ी, 52 सीढ़ियाँ चढ़ी तो 52 हाथियों का दान दिया। हमेशा 1 लाख रुपए हमेशा नगद लेकर के चलते थे उस जमाने में। और केशवराय पाटन का मंदिर और 76 महल इन्होंने ही निर्माण करवाया था। और साथ ही केशवराय पाटन मंदिर बनने के बाद में हर शाम की आरती में जब भी वो बूंदी में होते थे वो आरती में शामिल होते थे। तो ये बावड़ी है जिसको रानी जी की बावड़ी के नाम से जाना जाता है। बनवाने वाली रानियां ही थी इसको। तो पहला जो पीछे वाला जो ये गेट नज़र आ रहा है, इस गेट के पीछे वाला पोर्शन है जिसको सलीदा कुंड कहते हैं। और सलीदा कुंड महाराजा भाऊ सिंह जी की पत्नी सलीदा कंवर ने बनवाया था। उनका शासन पीरियड 1658 से लेकर के 1682 था। बूंदी के 15वें नंबर के महाराजा थे जिनकी पत्नी ने वो सलीदा कुंड बनवाया था। बाद में महाराजा अनिरुद्ध सिंह जी जो कि उनके बेटे थे, महाराजा भाऊ सिंह जी के बेटे थे, वो जब बूंदी के शासक बने और उनकी जब मृत्यु हो गई 1695 में, तो उनकी याद में उनकी पत्नी रानी नाथावती, लाड कंवर नाथावती उनका पूरा नाम था, उन्होंने भी अपने पति की याद में इसी एक बावड़ी बनाने का निश्चय किया। तो बावड़ी ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पर पानी ऑलरेडी हो और उसी को कनेक्ट कर दिया जाए। तो यहाँ इस कुंड से पानी खींचने में थोड़ी सी परेशानी थी। उस परेशानी को महारानी साहब ने समझा, तो वहाँ से ईस्ट से मतलब जब हम बावड़ी के अंदर आते हैं तो वो जो एरिया है वो वेस्ट में है, बाकी जब हम बावड़ी के अंदर आते हैं तो ये पश्चिम में आ जाता है। हमारी जो चढ़ाई उतरेगी वो पश्चिम में है। 46 मीटर डीप है और 100 के लगभग सीढ़ियाँ हैं बावड़ी में। तो रानी लाड कंवर नाथावती ने इस बावड़ी का निर्माण सिर्फ इस वजह से करवाया कि महाराजा की याद में वो कुछ न कुछ जनता के लिए निर्माण करवा रही है। और दूसरा रीज़न कि कुंड तक पहुंचने के लिए एक सुलभ आसान रास्ता हो जाए कि जहां पानी का लेवल हो वहीं पर जाकर के पानी के मटके भरे जा सकें, पीने के लिए आसान हो। तीसरा रीज़न इसका फेस्टिवल वगैरह उसमें मनाने के लिए भी गंगाचरी वगैरह जो लेकर के जाते हैं तो वो इसी बावड़ी का पानी जाता। 1695 में इसका बनना स्टार्ट हुआ था, 1699 में बन करके ये कंप्लीट हुई थी मात्र 4 साल के अंदर। और इसमें जो स्टोन काम में लिया गया है वो बलुआ सैंड स्टोन है जो प्रॉपर बूंदी का ही है। और बावड़ी में तरह तरह की कारीगरी की गई है, शिल्पकारी का यहाँ पर बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। कार्विंग देव शिल्प कला के अंतर्गत बनाई गई सरपेच कार्विंग है। हाथी वही पराक्रम शौर्य के प्रतीक होते थे और वेलकम की पोजीशन में खड़े हुए हैं। यहाँ पर भी वही अष्टकोण दिए हुए हैं और वही डोम जैसा गेट उस साइड पर दिया हुआ है जो पीपल के पत्ते की से लिया गया है नागर स्टाइल के अंतर्गत। पधारिए सा बूंदी में आपको घणो घणो स्वागत है।